नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत मालदीव के बीच 5 अहम समझौता ज्ञापनों पर हुए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पड़ोसी पहले की नीति और सागर विजन में मालदीव का बेहद महत्वपूर्ण स्थान। मालदीव के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किसका बजेगा डंका। मंगलवार को विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ साफ होगी तस्वीर। डीडी न्यूज पर देखिए सबसे सटीक और विश्वसनीय चुनाव परिणाम। भारत यूएई निवेश पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की 12वीं बैठक का आयोजन। बैठक में की गई आर्थिक साझेदारी समझौते की समीक्षा। दोनों देश एक दूसरे के बीच बढ़ते व्यापार पर जताई खुशी। भारत खोलेगा संयुक्त अरब अमीरात में इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की देखरेख के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया। समिति का लक्ष्य है अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाना। और पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित आरजी-कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में सीबीआई ने दाखिल किया आरोप पत्र। जूनियर डॉक्टरों का आमरण अनशन जारी। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू इस समय भारत के दौरे पर हैं। दोनों देशों के बीच आज कई क्षेत्रों में समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन में मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। तो मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत को बेहद अहम दोस्त बताया। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी से लेकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी विस्तार से बात हुई। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव में कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत भी की। 5 दिवसीय भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। भारत दौरे पर मालदीव के राष्ट्रपति का हार्दिक स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत ने मालदीव के लिए हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं और भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन में भी मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं और भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन ने मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों में भारत ने सदैव मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है। चाहे मालदीव के लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटीज की जरूरत पूरा करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराना हो, कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो, भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुनर्विकसित हनी माथु एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। तो साथ ही कहा कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में तेजी लाई जाएगी। इसके अलावा थिलाफुशी में नए कॉमर्शियल पोर्ट के विकास में भी सहयोग दिया जाएगा। इस अवसर पर भारत के सहयोग से बनाए गए 700 से अधिक सोशल हाउसिंग यूनिट्स मालदीव को सौंपे गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में भारत और मालदीव को यूपीआई से भी जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। हमने मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए व्यापक सहयोग पर बात की है। आज हमने पुनर्विकसित हनी माथु एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। अब ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में भी तेजी लाई जाएगी। थिलाफुशी में नए कमर्शियल पोर्ट के विकास में भी सहयोग दिया जाएगा। आज भारत के सहयोग से बनाए गए 700 से अधिक सोशल हाउसिंग यूनिट्स हैंडओवर किए गए हैं। मालदीव के 28 आइलैंड्स पर पानी और सीवरेज प्रोजेक्ट्स
पूरे किए गए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने कहा कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर सार्थक बातचीत हुई है और भविष्य में दोनों देशों के बीच सहयोग से पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में संबंधों का नया आयाम लिखा जाएगा। We look forward to concluding the free trade agreement with India, which will enable us to harness the full economic potential between our countries and to increase Indian investments in both our tourism and various sectors of development. भारत और मालदीव के बीच 5 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। उसमें मुद्रा विनिमय समझौता, भारत के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और मालदीव गणराज्य के राष्ट्रीय पुलिस और कानून प्रवर्तन कॉलेज के बीच समझौता, भ्रष्टाचार की रोकथाम और उससे निपटने पर द्विपक्षीय सहयोग के लिए भारतीय केंद्रीय ब्यूरो और मालदीव के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग के बीच समझौता, मालदीव के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और मालदीव के न्यायिक सेवा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण और भारत और मालदीव के बीच खेल और युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण शामिल है। इससे पहले भारत पहुंचने पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मालदीव के राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। वहीं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दिल्ली से सुधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। दोनों देशों के प्रमुखों ने आपसी रिश्तों को मजबूत करने समेत कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू से मुलाकात की। मुलाकात पर उपराष्ट्रपति कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू से मुलाकात की। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और मालदीव के बीच अपनाया गया विजन दस्तावेज द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में एक रूपरेखा के रूप में कार्य करेगा। ये आपसी संबंधों को एक नया स्वरूप और आयाम तक पहुंचाने का काम करेगा। इस विजन दस्तावेज को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संवैधानिक पद पर रहते हुए 23 वर्षों का सफर पूरा कर लिया है। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी की जिम्मेदारी संभालने के बाद से उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनने तक सीएम पद की जिम्मेदारी संभाली थी। तो बीते 10 वर्षों से वो प्रधानमंत्री के पद पर आसीन है। बीते 23 साल में सीएम और पीएम रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सफर कैसा रहा, देखिए इस पर यह खास रिपोर्ट। गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सार्वजनिक जीवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 23 साल पूरे हो गए हैं। पीएम मोदी ने सोमवार यानी 7 अक्टूबर 2024 को सत्ता के शीर्ष पर अपने 23 साल पूरे किए। पीएम मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले वह 13 साल तक इस पद पर बने रहे। उन्होंने साल 2024 जून में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। पिछले 23 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व परिवर्तन का प्रतीक रहा है। उन्होंने पहले गुजरात को पुनर्जीवित किया और फिर भारत को प्रगति के अभूतपूर्व पथ पर अग्रसर किया। पहले 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला तो एक दशक से ज्यादा बतौर प्रधानमंत्री लगातार उनके सशक्त प्रदर्शन के तहत देश क्रांतिकारियों का परिवर्तन का साक्षी बना। 2 दशक के सार्वजनिक जीवन में पीएम मोदी की पहचान पहले एक राज्य को देश में सबसे आगे ले जाने वाले, फिर देश को वैश्विक मंच पर एक सशक्त देश की तरह स्थापित करने वाले प्रशासक के तौर पर हुई। स्वच्छ भारत और वोकल फॉर लोकल हो या आम जनमानस की आस्था के लिए राम मंदिर का निर्माण हो, नरेंद्र मोदी ने ये साबित कर दिया कि वे जन जन के नेता हैं। सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेताओं की सूची में शामिल पीएम मोदी ने इन 23 वर्षों में विकास को लोगों के जीवन का हिस्सा बनाकर आम मध्यम वर्ग के लोगों के कई सपनों को साकार करने का काम किया।
23 साल के इस सेवा काल के दौरान पीएम मोदी को दुनिया भर के तमाम देशों द्वारा अनेक सर्वोच्च पुरस्कार भी मिले। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो ऐतिहासिक फैसले जिसने देश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल दी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना, मोदी सरकार 2.0 के सबसे अहम फैसलों में 3 तलाक को सख्त कानून बनाना, देश के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक, नागरिकता संशोधन अधिनियम को 2019 में संसद में पास किया गया। मोदी सरकार के बड़े फैसलों में रेल बजट का आम बजट में विलय करने के फैसले को भी गिना जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से भी अधिक परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन, स्वच्छ भारत अभियान से देश में स्वच्छता की क्रांति लाना, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 53 करोड़ से भी अधिक लोगों के बैंक खाते खोलना, लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ, एक देश एक टैक्स यानी जीएसटी लागू करना, पीएम आवास योजना ने 4 करोड़ से अधिक घर बनाए जिससे लाखों भारतीयों को सुरक्षित किफायती आवास मिले, सालों से अटके 1 रैंक 1 पेंशन से पूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान करना, मेक इन इंडिया के साथ पीएम मोदी ने भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में बदला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, 3 नए आपराधिक कानून को लागू करना, नारी वंदन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों पर आरक्षण, सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत संसद के लिए नई सुविधाओं का निर्माण करके शासन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 6,000 रुपए हर साल दिया जा रहा है, डिजिटल इंडिया की मदद से वैश्विक स्तर पर यूपीआई ने दी भारत को नई पहचान, एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी, लखपति दीदी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम माना गया, आयुष्मान भारत के तहत 10 लाख गरीब परिवारों का हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गयी। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी कुछ खास बातें। प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने वाले देश के पहले ऐसे राजनेता जो लगातार 23 साल से शासन में सर्वोच्च पद पर रहे, 50 साल से अधिक राजनीति में, लेकिन 50 साल की उम्र तक नहीं लड़ा कोई चुनाव। बीते 5 दशकों में पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो अपने गठबंधन को लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ देश की सत्ता में लाए, लंबे राजनीतिक जीवन के बावजूद परिवार को रखा राजनीति से दूर, सत्ता के 23 साल में मिले उपहारों तथा पुरस्कारों द्वारा 100 करोड़ रुपए से भी अधिक दान कर चुके हैं, 23 वर्षों का बेदाग एवं भ्रष्टाचार मुक्त शासन, विकास को जन आंदोलन में बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीनी स्तर पर काम किया, लोगों की भागीदारी से इसे सफल कर दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा भारत के लोगों की क्षमता पर भरोसा किया। उनका मानना है कि वास्तविक प्रगति तभी हासिल की जा सकती है जब नागरिक सक्रिय रूप से इसमें शामिल हो। पूर्वोत्तर की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही पूर्वोत्तर भारत के विकास को प्राथमिकता देते आए हैं, जिससे क्षेत्रीय शांति बनी रहती है। मोदी सरकार ने गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा और अधिक मजबूत हुई है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं तो भारत और यूएई की मुंबई में निवेश पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की 12वीं बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हामिद बिन जायद अल नहयान ने इस बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बैठक में भारत और यूएई के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के कामकाज की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि दोनों देश एक दूसरे के बीच बढ़ते व्यापार से संतुष्ट हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात एक खाद्य गलियारा स्थापित करेंगे जिससे $2 अरब का निवेश आकर्षित होने की संभावना है। यूएई भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश करना चाहता है और भारतीय किसानों के उत्पादों का उपयोग कर उसे यूएई में बेचना चाहता है। पीयूष गोयल ने ये भी बताया कि भारत संयुक्त अरब अमीरात में इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय स्थापित करने की योजना बना रहा है। $4
create jobs. That process is also on. Mukundan was saying his company has already signed on. I hope other companies in the room are also signing up. The way forward is skilling, more skilling, reskilling, upskilling, skill development and quality skill development will be our mission. And I have no doubt with the support of CII, with the support of the Apparel Skill Development Council, और वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि आज नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एक सार्थक बैठक हुई। मैंने पोलावरम परियोजना के संशोधित लागत अनुमानों को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दिए जाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें आंध्र प्रदेश में हुए विकास से अवगत कराया। मैं उनके समग्र समर्थन और हमारे राज्य द्वारा सामना किए जा रहे वित्तीय तनाव से संबंधित मामलों में केंद्र सरकार की मदद के लिए आश्वासन के लिए आभारी हूं और राजधानी अमरावती के लिए उनके समर्थन की सराहना करता हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में पिछले 9 महीनों के दौरान हुए विकास कार्यों की जानकारी दी, जिसमें कृषि, कौशल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रमुख पहलों को रेखांकित किया गया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में हाल ही में हुए सफल नक्सल ऑपरेशन की जानकारी प्रधानमंत्री से साझा की। प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन की सफलता पर सुरक्षा बलों के साहस की सराहना की। मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8 लाख आवास स्वीकृत किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। हरियाणा में मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि मतगणना पूरी पारदर्शिता के साथ कराई जा रही है। और कैसी है तैयारियां, इसका जायजा लिया कुरुक्षेत्र में मतगणना केंद्र से संवाददाता नीरज सिंह ने। देखिए। 8 अक्टूबर को सुबह 8 बजे हरियाणा में जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जो बैलेट पत्र हैं वो खुलेंगे और उसके बाद ईवीएम खुलना शुरू होंगी और ये पता लगेगा कि हरियाणा की गद्दी पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी विराजमान होगी। आपको सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी सी दिखा देते हैं ईवीएम की, और जो मतगणना है वो किस तरह की होगी। आप ये देखें कि ये सीसीटीवी लगे हुए हैं चारों तरफ, और ये जो काउंटर बने हैं यहाँ आपको अगर दिखाई दे रहे हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये काउंटर बने हैं। यहाँ पर ईवीएम आएंगी और उसके बाद उन ईवीएम की जो गणना है वो शुरू होगी। यहाँ अगर आप देखें तो जो बैलेट पेपर हैं वो खुलेंगे और वहाँ से जो रुझान हैं वो आना शुरू होंगे। इसके साथ साथ ही अगर आपको हम दिखाएं कि जो स्ट्रांग रूम है वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, तो आप यहाँ देखें, ये स्ट्रांग रूम है और इसके अंदर ईवीएम बंद हैं। और यहाँ पर आप देखें पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो यहाँ लगे हुए हैं। ये सील पैक है पूरा का पूरा जो कमरा। 53 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं जहाँ पर ईवीएम रखी गई हैं और जो तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं उनके भाग्य का फैसला कल हो जाएगा जब ईवीएम खुलना शुरू होंगी। तो ये तमाम जो रुझान, तमाम जो निर्णय और तमाम जो परिणाम हैं वो इस तरीके से डिस्प्ले होते रहेंगे। और ये आप देखें 24 आवर्स ये सीसीटीवी यहाँ पर लगाई गई है ताकि सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक ना हो। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, कुरुक्षेत्र। और उधर उत्तराखंड, देहरादून 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस पर राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हो सकता है। यूसीसी के नियम और क्रियान्वयन का काम देख रही विशेषज्ञ समिति ने अपना काम समय रहते पूरा कर दिया है। समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने देहरादून में बताया कि कमेटी के सभी सदस्यों ने सोमवार को अंतिम बैठक में मसौदे को अंतिम रूप दिया। आपकी जानकारी के लिए रूल बनाने वाली जो समिति गठित की गई थी मार्च फरवरी में, इसकी पहली मीटिंग फरवरी के आखिरी सप्ताह में हुई थी, उसने अब अपना काम रूल बनाने का पूरा कर लिया। जो बैठक समिति की हुई है उसमें जो रूल बनाए गए हैं उसके जो फाइनल पॉइंट्स बचे हुए हैं उस पर चर्चा हो रही है और रूल हमारा तैयार है। और टमाटर की बढ़ती कीमतों को देखते हुए नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ने मोबाइल टमाटर वैन चलाई है।
इन वैन के माध्यम से दिल्ली एनसीआर में 40 से ज्यादा स्थानों पर बाजार मूल्य से कम 65 रुपए किलो की दर पर टमाटर उपलब्ध कराया जा रहा है। झारखंड में कभी भी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज सकता है। ऐसे में भाजपा समेत सभी पार्टियां चुनावी रणक्षेत्र में उतरने के लिए कमर कस चुकी हैं। रांची में भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हुआ। साथ ही भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की गई। उधर कांग्रेस की ओर से रायशुमारी और संवाद कार्यक्रम भी लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा में बैठकों का दौर जारी है। पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हुआ। साथ ही भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बैठक के बाद चुनाव सह प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा ने कहा कि जल्द ही दिल्ली में पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर विमर्श होगा और उसके बाद सूची जारी होगी। जिसको भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमेटी बोल रहा है, इलेक्शन कमेटी आज पहला बार बैठ रहा है। 81 कैंडिडेट का पैनल बनाने का काम चल रहा है। हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, उसका बाद सूची निकालेगा। सो ये मुझको लगता है कि कम से कम ये 7 दिन का एक प्रक्रिया रहेगा। इधर भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने कहा कि प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति और भावी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरी तरह चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। चुनाव का मैदान, जंग का मैदान तैयार है और हमारे योद्धा भी तैयार है। जब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा कि कुछ करो, दिन कुछ करेगा। श्री बावरी ने राज्य सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि महागठबंधन सरकार ने युवाओं के सपने को चकनाचूर किया है और महिलाओं को छलने का काम किया है। राज्य की जनता सरकार के कुशासन से त्रस्त है और इससे बाहर निकलने के लिए तड़प रही है। वर्तमान सरकार ने महिलाओं के साथ ठगी की है। पूरा राज्य भ्रष्टाचार, हत्या, दुष्कर्म की घटनाओं से तड़प रहा है। इधर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत अन्य दल भी मिशन 2024 को लेकर तैयारियों में जुटे हैं। कांग्रेस ने भी 2 अक्टूबर से राज्यव्यापी बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसके तहत सभी जिलों में संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कांग्रेस कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष सुबोधकांत सहाय ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने घुसपैठ और रोजगार के मुद्दे पर भाजपा पर पलटवार किया। हेमंत सोरेन हमारा इस गठबंधन का नेता है, नेता रहेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। झारखंड का चुनावी रणक्षेत्र लगभग तैयार है। अब इंतजार है चुनावी घोषणा का, जब चुनावी रणक्षेत्र में बिसात बिछेगी और शह और मात के खेल में योद्धाओं के बीच घमासान शुरू होगा। डीडी न्यूज के लिए असीम और रमेश प्रभाकर के साथ मैं दिवाकर कुमार। और उधर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल रांची में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के परिसर में 2 नए भवनों का शिलान्यास किया और इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कृषि विकास, किसान कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के प्रशिक्षण के लिए सुविधा केंद्र और छात्रावास की आधारशिला रखी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार कृषि विकास, किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह प्रयास है कि किसानों की आय और उत्पादन बढ़े तथा लागत घटे। आपको ट्रेनिंग देके कृषि कार्यों से संबंधित, कृषि और उससे संबंधित कार्यों से संबंधित ट्रेनिंग देके आपकी आमदनी बढ़ाने के यहाँ निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं, ताकि गरीबी दूर हो और हमारे भाई और बहन जो खेती या खेती से संबंधित अनेकों प्रकार की चीजें करते हैं, उनको ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके। मौके पर उन्होंने किसानों को कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन समेत अन्य वैकल्पिक कृषि को अपनाने का सुझाव दिया। अकेली खेती से आमदनी नहीं बढ़ेगी, खेती के साथ हमें और कई काम करना पड़ेगा, जैसे पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, अनेकों प्रकार की गतिविधियों में हमको लगना पड़ेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को ड्रोन दीदी और लखपति दीदी के अभियान से जोड़कर आमदनी बढ़ाने और उन्हें सशक्त करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों और किसानों के साथ लगातार संवाद भी किया जा रहा है, ताकि उनकी परेशानियों को दूर किया जा सके। उन बहनों को भी लखपति दीदी बनानी है तो खेती के माध्यम से भी हम बना रहे हैं। ड्रोन दीदी, लखपति दीदी,
कई प्रयोग हम खेती के माध्यम से भी कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने किसानों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने परिसर में वृक्षारोपण भी किया। केंद्र सरकार कृषि प्रक्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न मोर्चों पर काम कर रही है। एक तरफ जहां किसानों को उन्नत कृषि से जोड़ा जा रहा है, वहीं उन्हें आर्थिक सहयोग और प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वो अपनी आय और उत्पादन बढ़ा सके। रांची से अवधेश गौतम और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। और मंगलवार को 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के विज्ञान भवन में सिनेमा जगत की सर्वोच्च प्रतिभाओं को राष्ट्रीय सम्मान से नवाजेंगी। विख्यात अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के सम्मान से नवाजा जाएगा। इन राष्ट्रीय पुरस्कारों में विभिन्न श्रेणियों समेत क्षेत्रीय सिनेमा में भी पुरस्कार दिए जाएंगे। अपनी पहली ही फिल्म मृग्या से राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाले सदाबहार अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पद्म भूषण से सम्मानित और 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जा रहा है। 2022 में रिलीज हुई फिल्मों में से सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को चुना गया 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा ऋषभ शेट्टी को कन्नड़ फिल्म कांतारा के लिए। कांतारा को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार भी दिया जाएगा। मलयालम फिल्म आट्टम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। वहीं आट्टम को बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट एडिटिंग का पुरस्कार भी मिलेगा। मनोज बाजपेयी को उनकी दमदार अदायगी के लिए मिलेगा स्पेशल मेंशन फिल्म गुलमोहर के लिए। गुलमोहर को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के पुरस्कार से भी नवाजा जाएगा। अपने अपने कमरों में खुद के घर बना लिए। नित्या मेनन को फिल्म थिरुचित्रम्बलम और मानसी पारेख को गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। कच्छ एक्सप्रेस को सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के साथ राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार भी दिया जाएगा। घर वाले के इतने लाड भी मत करो कि कीमत हमें चुकानी पड़े। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिलेगा सूरज बड़जात्या को फिल्म ऊंचाई के लिए। ऊंचाई के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा नीना गुप्ता को। दिल्ली से कानपुर तक की दूरी। हरियाणवी फिल्म फौजा के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा पवन मल्होत्रा को। इसी फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर का पुरस्कार मिलेगा प्रमोद कुमार को। पोनियन सेल्वन भाग 1 ने सर्वश्रेष्ठ सिनेमाटोग्राफी, साउंड डिजाइन, बैकग्राउंड म्यूजिक और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी पुरस्कार हासिल किया है। ब्रह्मास्त्र भाग 1 के लिए प्रीतम को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार मिलेगा, तो वहीं अरिजीत सिंह को इसी फिल्म के गीत केसरिया के लिए सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार दिया जाएगा। हम नॉन फीचर को, डॉक्यूमेंट्री हो या शॉर्ट्स हो, ऐसे फिल्मों को दें जिससे दूसरे लोग इस अवार्ड से इंस्पायर्ड हों, ताकि और ऐसे फिल्म बने। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार सिद्धांत सरीन द्वारा निर्देशित आयना को दिया जाएगा। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार अनिरुद्ध भट्टाचार्य और पार्थिव धर द्वारा लिखित किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी को दिया जाएगा। भारत की इन खूबसूरत कहानियों को मिला ये राष्ट्रीय सम्मान भारतीय सिनेमा के लिए सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। जया सिन्हा, डीडी न्यूज, दिल्ली। और गुजरात की बात करें तो गुजरात एटीएस और एनसीबी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। भोपाल की फैक्ट्री में छापेमारी कर गुजरात एटीएस की टीम ने 1800 करोड़ रुपए का एमडी ड्रग बनाने का कच्चा माल जब्त किया है। इसी बड़ी कार्रवाई को गुजरात पुलिस ने भोपाल पुलिस के सहयोग से अंजाम दिया है और इस पूरे मामले में सोमवार को ड्रग्स सिंडिकेट का मास्टरमाइंड हरीश और फैक्ट्री की जगह के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। नशे के खिलाफ गुजरात पुलिस ने मध्य प्रदेश की पुलिस के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल गुजरात पुलिस को क्लू मिला था कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमडी ड्रग बनाने की फैक्ट्री है। भोपाल पुलिस के साथ मिलकर गुजरात पुलिस ने यहां पर दबिश दी और बड़ी मात्रा में ड्रग बनाने का कच्चा माल जब्त किया है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ड्रग्स के विरुद्ध गुजरात एटीएस और एनसीबी की बड़ी कार्रवाई की है। 1800 करोड़ रुपए की बड़ी खेप की जब्ती में गुजरात एटीएस और एनसीबी की टीमों ने भोपाल के अमित चतुर्वेदी और महाराष्ट्र के नासिक निवासी प्रकाश सान्याल को गिरफ्तार किया है। दरअसल गुजरात एटीएस और एनसीबी की संयुक्त टीम द्वारा कटारा हिल्स क्षेत्र में एक बंद पड़ी फैक्ट्री में छापा मारा गया था। यहाँ टी शेड में संचालित फैक्ट्री में 60 किलो एमडी सॉलिड पाउडर और 907 किलो लिक्विड मिला था। इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1800 करोड़ रुपए आंकी गई है। मौके से आरोपी प्रकाश सान्याल एवं अमित को गिरफ्तार किया गया। इस ड्रग्स सिंडिकेट का मास्टरमाइंड हरीश भी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी को मध्य प्रदेश के मंदसौर से पकड़ा गया है। हरीश का नाम ड्रग्स की फैक्ट्री और ड्रग्स सामग्री के वित्तीय लेन देन में सामने आया है। मंदसौर पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि इस बड़े नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। हालांकि भोपाल में जहां ये फैक्ट्री किराए पर चल रही थी, उस जगह के मालिक के खिलाफ भी पुलिस को किराएदार की सूचना न देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने जो किराए पे दी अपनी बिल्डिंग, वो किराएदार कौन है उसके वेरिफिकेशन के लिए थाने पर सूचना नहीं दी, ना ही जो हमारा सिटीजन पोर्टल है उस पर डाली। कुल मिला के ये कि पुलिस को सूचना ना देना और इस प्रकार से उनके द्वारा भी एक प्रकार से गलत काम को प्रश्रय दिया गया, तो इसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है थाना कटारा हिल में जो संबंधित धाराएं हैं। भोपाल में गुजरात पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ की बरामदगी के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी को भाजपा से जोड़ने पर भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और जीतू पटवारी ने प्रदेश पुलिस का मनोबल तोड़ने और प्रदेश को बदनाम करने का काम किया है। जो आरोप जीतू पटवारी जी और कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में लगा रहे हैं, उस नेता की फोटो हमारे नेता के साथ आई होगी, लेकिन उस नेता का भारतीय जनता पार्टी से उस व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है। ये प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते से मैं गंभीरता के साथ कह रहा हूं। इस कार्रवाई पर गुजरात सरकार के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने इस मामले में बहुत प्रोफेशनल रवैया अपनाया। गुजरात के गृह मंत्री के इस पत्र पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी गुजरात सरकार का आभार जताया है। जिस जगह पर यह फैक्ट्री चल रही थी, भोपाल पुलिस ने उस जगह के मालिक को इस बात के लिए गिरफ्तार भले कर लिया हो कि उसने किराएदार की सूचना पुलिस को नहीं दी, और भले ही गुजरात पुलिस ने मध्य प्रदेश की पुलिस की इस पूरे मिशन में एक बेहतर रवैया अपनाने के लिए, सहयोग करने के लिए धन्यवाद दिया हो, बधाई दी हो, लेकिन सवाल ये ज़रूर उठता है कि भोपाल पुलिस को इस बात की जानकारी आखिर पहले क्यों नहीं लगी। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। और एनसीईआरटी की किताबें निर्धारित मूल्य पर देश के कोने कोने तक पहुंचाने के मकसद से आज नई दिल्ली में एनसीईआरटी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उपस्थित थे। इस समझौते के तहत एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें एमआरपी पर बिना किसी डिलीवरी शुल्क के देश के करीब 20,000 पिन कोड पर पहुंचाई जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मौके पर कहा कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में एनसीईआरटी और अमेजॉन के बीच हुआ समझौता एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी अगले शैक्षणिक सत्र से 15 करोड़ किताबें प्रकाशित करेगा, जो वर्तमान संख्या से 3 गुना अधिक है। एनसीईआरटी अगले शिक्षा वर्ष में स्वयं 15 करोड़ किताब खुद बनाएगी, और उसको हमारा वितरण कहाँ होगा? हमारे जो ट्रेडिशनल बुक स्टोर है वो बिक्री करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जो मार्केट प्लेस है वहां बिक्री होगा, बड़े बड़े सिटीज के इंपोर्टेंट बुक स्टोर्स में मिलेगा। उसके अलावा एक नया दुकान, आज मैं अमेजन को भी साधुवाद देता हूं, उन्होंने आज एक एनसीईआरटी के लिए डेडिकेट शॉप खुला है अमेजन के अंदर। उसमें अगर आओगे एनसीईआरटी की क्लास वाइज किताब मिल सकता है, सब्जेक्ट वाइज किताब मिल सकता है, और ईयर वाइज भी किताब मिल सकता है। और घर में अगर 2-3 बैच के बच्चे हैं तो 2-3 बैच की किताब भी पेरेंट्स इकट्ठा खरीद सकते हैं अमेजॉन की ई परचेजिंग, ई कॉमर्स की इकोसिस्टम में आके। और मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू अपने भारत दौरे पर हैं। अपने भारत दौरे के दौरान मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। दोनों नेताओं ने बहुआयामी भारत मालदीव द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और संबंधों को और बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मालदीव भारत का एक करीबी और महत्वपूर्ण साझेदार है। भोज के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और अन्य केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। और उधर आजमगढ़ में बड़े पैमाने पर आजमगढ़ में चल रहे 2 स्थानों पर धर्मांतरण के खेल का भांडाफोड़ करते हुए विहिप गोरक्षा विभाग ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चल रहे चंगाई सभा को रोकते हुए थाना कंधरापुर अंतर्गत 2 लोगों पति पत्नी और थाना महाराजगंज से एक अभियुक्त को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने मौके से पानी की बोतल, बाइबल और कुछ अन्य किताबें भी बरामद की हैं। ईसा मसीह के जो भोजपुरी और इस तरह का जो साहित्य है उनको वितरित कर रहे थे और उसके अलावा कुछ इस तरह की जो प्रार्थनाएं इन लोगों से करा रहे थे और उसी के माध्यम से कुछ लोगों को मोटिवेट करके और धर्म परिवर्तन का जो कार्य है वो इनके द्वारा कराया जा रहा था। और ये जानकारी मिली है कि इनमें से कुछ लोगों के द्वारा अनऑथराइज रूप से इसमें धर्म परिवर्तन इन्होंने कराया है, तो इसलिए इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। थाना कंदरापुर में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें एक का नाम राजेश कुमार है और दूसरे उनकी जो पत्नी है इंदुवाला। और थाना महाराजगंज से एक अमरनाथ राजभरे इनकी गिरफ्तारी हुई है। कार्य के लिए यदि कहीं से किसी प्रकार की कोई इलीगल इनको फंडिंग हो रही थी तो उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं और जो भी तथ्य इसमें आगे प्रकाश में आएंगे उसी के आधार में आगे की इसमें जो कार्रवाई है वो की जाएगी। हम लोग को सूचना मिली कंदरापुर थाना अंतर्गत एक गांव पांडे चौरा, जहां पर राजेश कुमार एवं उनकी पत्नी द्वारा अपने घर पर सैकड़ों की संख्या में भोली भाली हिंदू महिलाओं और बच्चों को जुटा करके उनको ईसाई बनाने का प्रयास किया जा रहा था। भूत प्रेत अंधविश्वास के नाम पर और अन्य प्रकार के प्रलोभन दे करके हम प्रशासन से मांग करते हैं कि कड़ी कार्रवाई इन पर किया जाए, ताकि जो भी लोग धर्मांतरण के षड्यंत्र में हमारे जिले या अन्य जगहों पर भी सम्मिलित हैं उनको ये संदेश जाए कि यह कानूनन अपराध है और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। और वहीं युद्ध जैसी परिस्थितियों में उच्च ऊंचाई पर 2 मैन टैक्टिकल एरियल व्हीकल एक बड़ी चुनौती होती है। एक भारतीय कंपनी इस समस्या का समाधान खोजने पर काम कर रही है। यह महत्वपूर्ण सप्लाई चेन को अधिक चुस्त और लचीला बनाने में मदद करेगा। डीडी इंडिया की संवाददाता विशाल बैरस्टो ने उस कंपनी के सह संस्थापक से बात की जिसे भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। रक्षा क्षेत्र में अब प्राइवेट सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है और मेरे साथ हैं सागर डिफेंस जो रोबोटिक्स में काम करते हैं और उनके मेहुल मेरे साथ हैं। इनको अदिति 1 में अवार्ड मिला है, आज रक्षा मंत्री ने दिया है। मेहुल, अगर हम सागर डिफेंस की बात करें, सबसे पहले इस जो अवार्ड मिला है वो कितना आपको एनकरेज करेगा और क्यों आपका ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ? जो हमें प्रोजेक्ट मिला है उसका नाम है 2 पर्सनल एरियल व्हीकल फॉर हाई एल्टीट्यूड रीजन्स। तो अभी हम जानते हैं कि लेह लद्दाख और हाई एल्टीट्यूड रीजन में ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही एक मेजर जहाँ पे बहुत मुश्किल होता है ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि दिन के टाइम उड़ सकते हैं प्लेन, रात के टाइम प्लेन नहीं उड़ सकते हैं। तो इसे को मद्देनजर रखते हुए इंडियन आर्मी ने चैलेंज निकाला जिसके अंदर हमें 2 पर्सन को कैरी करने वाला एरियल व्हीकल बनाना है जो कि उस एल्टीट्यूड में काम करेगा। क्योंकि हम ऑलरेडी ऐसे सिस्टम बना रहे थे और 18 जुलाई 2022 को हमने मोदी जी को एक ऐसा ही 1 पर्सन वाला उड़ा के दिखाया था लाइव जनपद पे। उसके बाद ये हमें मिला गया डेवलपमेंट के लिए, इस चैलेंज के लिए। आपका ये प्रोजेक्ट जो अब आपको बनाना है ये क्या है और कब तक आपको कंप्लीट करना है? इस चैलेंज के हमें 2 इंसान को लेके उड़ने वाला हाई एल्टीट्यूड रीजन पे फॉर मेडिकल इवैक्यूएशंस और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए बनाना है। जो इसका मैक्सिमम टाइमलाइन है वो 22 महीने है, पर हम इसको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप बोल रहे हैं बनाना है, मतलब ड्रोन बनाना है? एरियल प्लेटफॉर्म बनाना है जो कि इंसान को लेके उड़ेगा हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में। एरियल प्लेटफॉर्म और नॉर्मल एयरक्राफ्ट में क्या फ़र्क होता है? जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट होता है वो मैन होता है। ये वाला मैन्ड एंड अनमैन्ड डुअल यूज़ वाला प्लेटफॉर्म रहेगा, इसलिए ये एरियल प्लेटफॉर्म इसको कहा गया है। जब हम बात करते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, तो लड़ाई के इलाके क्षेत्र में अगर युद्ध हो जाए तो उसमें ये कितना कारगर साबित होगा? इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और ये मतलब डिपेंड करता है एंड यूज़र के साथ इसके क्या क्या उपयोग किए जा सकते हैं। बट जो अभी हमें मिला है वो फिर मेडिकल इवैक्यूएशंस और कैजुअलिटी इवैक्यूएशंस की एप्लीकेशंस के हिसाब से दिया गया है हमें। तो आपने सुना, नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं और लगातार नए चैलेंजेस आ रहे हैं और इसके लिए हमारे MSMEs और हमारे स्टार्टअप्स प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं।
कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। UAVs यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स युद्ध प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक भारतीय कंपनी एंटी रडार डिकॉय स्वॉर्म का विकास कर रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पेलोड्स और चाफ डिस्पेंसिंग तकनीक शामिल है। और इस कंपनी को भारत सरकार द्वारा अदिति योजना के तहत सम्मानित किया गया है, जिसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ना है। डीडी न्यूज़ के संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने अदिति 1.0 के विजेता से उनके आगामी प्रोजेक्ट्स के बारे में बातचीत की। रक्षा के क्षेत्र में भारत तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है और आज रक्षा मंत्री ने अदिति 1 के विनर्स को अवार्ड्स दिए। अदिति 1 के तहत भारत सरकार की तरफ से 25 करोड़ रुपए तक की सहायता दी जाती है। और मेरे साथ हैं हिमांशी मेलावत, जो एनाड्रोन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड से हैं। हिमांशी, कितना बड़ा चैलेंज था ये, और आपकी कंपनी ड्रोन्स में कितनी महारत हासिल कर चुकी है? एनाड्रोन सिस्टम्स बेसिकली एरियल टारगेट सिस्टम्स बनाते हैं। हम इंडिजीनियस टारगेट सिस्टम्स बना रहे हैं, जिसमें हम वेपन वैलिडेशन और डिफेंस पर्सनल्स की ट्रेनिंग्स के लिए ट्राई सर्विसेज को, तीनों फोर्सेस को, DRDO को, सबको सप्लाई ऑलरेडी कर रहे हैं। उसी टेक्नोलॉजी के आधार पर ये वाला जो प्रोजेक्ट नया लॉन्च हुआ है, इसमें हम एक हाई स्पीड ड्रोन बनाएंगे। स्वॉर्म में हाई स्पीड फिक्स्ड विंग्स ड्रोन रहेंगे एंड ये ड्रोन्स EW पेलोड एंड शाफ्ट डिस्पेंशन कैरी करेंगे। बेसिकली दिस इज़ समथिंग न्यू, दिस टेक्नोलॉजी। अगर आम भाषा में हम बात करें तो आपके ड्रोन की कैपेसिटी कितनी होगी? पेलोड अगर हम बात करें तो कितना पेलोड तक उठा सकता है वो, और कौन कौन से डिफ़िकल्ट एरिया में वो जा सकता है? हर डिफ़िकल्ट एरिया में वो फ्लाई कर सकता है, बीट डेजर्ट टेरेन और हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन और बीट ओवरसीज, हर टेरेन में वो फ्लाई करेंगे। एंड पेलोड कैपेसिटी के हिसाब से कम 20 kgs के अराउंड हम अभी तक एनविजाज कर रहे हैं कि ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि ये हम खुद ही बना रहे हैं, तो अगर ज़्यादा पेलोड की भी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको उस हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कब तक आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है? 2 से 3 साल का समय इसमें दिया गया है। हमारी कोशिश पूरी है कि 2 साल के अंदर हम इसको करें। एक आखिरी सवाल, इस कैटेगरी में अवार्ड जीतना कितना आपको उत्साहित करता है और कितने लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन था ये? कंपटीशन तो पूरे इंडियन MSMEs और स्टार्टअप्स के लिए दिया गया था। तो एज आपने सुना है 9,000 कुछ स्टार्टअप्स MSMEs हैं, जिसमें से 700-800 कंपनीज ऑलरेडी डिफेंस में ड्रोन्स में काम कर रही हैं। तो ओपन में था एप्लीकेशन, तो ऑब्वियसली सबके बीच में ही हमने उसको जीता है। डिफ़िकल्टीज़ वर देयर, चैलेंज डिफ़िकल्ट था, बट येस, गिवन द परफॉर्मेंस एंड द कैपेबिलिटीज़ जो हमारे एग्जिस्टिंग ड्रोन सिस्टम्स की है, जो हम ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं, एंड द रिलायबिलिटी ऑन द सोल्यूशंस, वी हैव वन दिस। तो जैसे कि आपने सुना, और हिमांशी की तरह बहुत से स्टार्टअप्स और MSMEs हैं जिन्होंने अब रक्षा क्षेत्र के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू कर दिया है। कैमरामैन गौरव के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, TD न्यूज़, दिल्ली। और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कबीरनगर थाने में ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यति नरसिंहानंद गिरी मामले में FIR दर्ज की गई है। भाजपा की महिला मोर्चा नेता उदिता त्यागी ने ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। मोहम्मद जुबैर पर आरोप है कि 3 अक्टूबर 2024 को उन्होंने यति नरसिंहानंद गिरी का पुराना वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो को एक समुदाय को भड़काने के लिए पेश किया गया था। और नवरात्र को लेकर बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में भी उत्साह का माहौल है। दरअसल यहां स्थित नरदेवी मंदिर है, जो माता के सबसे बड़े भक्त आल्हा और उदल की कुल देवी का है। यहां माता के भक्तों की भीड़ तो होती ही है, लेकिन मान्यता है कि यहां रात में शेर मंदिर की परिक्रमा करने के लिए आते हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। भारत नेपाल सीमा पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घने वन क्षेत्र में प्राचीन काल से आस्था का केंद्र रहा है नरदेवी मंदिर। शारदीय और चैत्र नवरात्र में सैकड़ों भक्तों की भारी भीड़ यहां प्रतिदिन उमड़ती है। भक्तों का मानना है कि माता के दरबार में पहुंचने मात्र से ही उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं और उनके दुखों का निवारण हो जाता है। ये हम नरदेवी आए हुए हैं घूमने अपने फैमिली के साथ। ये आला उदल के कुल देवी का मंदिर है, जो बहुत ही पुराना है और बहुत ही फेमस मंदिर है वाल्मीकि नगर का। एक नर देवी मंदिर का इतिहास अत्यंत प्राचीन है।
मान्यता है कि बुंदेलखंड के राजा जासर के बेटे आल्हा और उदल घने जंगल के बीच इस मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। उन्होंने ही मंदिर की स्थापना की थी। इस मंदिर में नर बलि के कारण मंदिर का नाम नरदेवी पड़ा। नरदेवी मंदिर पहुंचने के लिए करीब 2 किलोमीटर जंगल के अंदर कच्चे रास्तों पर चलना पड़ता है। कहा जाता है कि आज भी शेर रात को मंदिर की परिक्रमा करने के लिए आते हैं, इसलिए शाम के बाद यहाँ भक्तों के आवागमन का सिलसिला बंद हो जाता है। नवरात्र के दिनों में यहाँ आम दिनों की तुलना में अधिक रौनक होती है। उन्हीं लोगों को कुल देवी माता ये इनका नाम रखा हुआ है नर देवी माँ। सवारी भी आती है, वो भी दर्शन करके चले जाती है परिक्रमा लगा करके। नवरात्र में तो सभी लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। जिसका जो मंगल मांगने आता है वो लोग भी मंगल मांगते हैं, उसका पूरा करते उनका मंगल पूरा करती है। इस मंदिर के आंगन में एक आल्हा उदल के द्वारा खोदा हुआ कुआं है। इसे अमृत कुआं भी कहा जाता है, जिसका पानी आज भी पूरी तरह स्वच्छ और निर्मल है। इस पानी को माता का प्रसाद भी माना जाता है। मान्यता है कि इसके पानी को पीने से कई असाध्य और गंभीर रोगों से लोगों को निजात मिल जाती है। शाम के वक्त ऐसी मान्यता है कि नर देवी मंदिर में यहाँ पे शेर आते हैं और माता के मंदिर की परिक्रमा करके वापस चले जाते हैं। इसके साथ ही भक्तों की भी इस मंदिर को लेकर अपार आस्था है। खासकर नवरात्र के समय में यहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ होती है। भक्तों का ऐसा मानना है कि वो जो मांगते हैं माँ उसे पूरा करती हैं। डीडी न्यूज़ के लिए आशीष कुमार के साथ मधुरेश नारायण। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सरकार में प्रमुख पदों पर रहते हुए अपने जीवन में 23 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर सभी ने प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर लिखा कि और अपने संदेश दिया कि सरकार के अहम पदों पर मेरे 23 वर्ष पूरे होने पर अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं भेजने वाले सभी लोगों का हृदय से आभार। 7 अक्टूबर 2001 को मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने की जिम्मेदारी संभाली। मेरे जैसे विनम्र कार्यकर्ता को राज्य प्रशासन की नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपना बीजेपी की महानता थी। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो गुजरात कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। 2001 कच्छ भूकंप, उससे पहले एक सुपर चक्रवात, एक बड़ा सूखा और लूट, सांप्रदायिकता और जातिवाद जैसे कांग्रेस के कई दशकों के कुशासन की विरासत। जनशक्ति की शक्ति से हमने गुजरात का पुनर्निर्माण किया और कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। बतौर मुख्यमंत्री मेरे 13 वर्षों के दौरान गुजरात में सबका साथ सबका विकास का एक शानदार उदाहरण बना और सभी वर्गों के लिए समृद्धि सुनिश्चित हुई। 2014 में जनता ने भाजपा को रिकॉर्ड जनादेश के कारण ही मुझे प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने का अवसर मिला। ये एक ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि 30 वर्षों में पहली बार किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। पिछले एक दशक में देश के सामने मौजूद कई चुनौतियों का समाधान करने में सफल हुए हैं। 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं। भारत दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इससे विशेष रूप से हमारे MSME, स्टार्टअप सेक्टर और अन्य को मदद मिली है। हमारे मेहनती किसानों, नारी शक्ति, युवा शक्ति और गरीबों के साथ साथ समाज के वंचित वर्गों के लिए समृद्धि के नए रास्ते खुले हैं। दूसरी तरफ वैश्विक चुनौतियों पर काबू पाने के लिए हम बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, स्वास्थ्य देखभाल में सुधार हो, SDG को साकार करना हो। मैं अपने देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं लोगों की सेवा में और भी अधिक जोश के साथ अथक प्रयास करता रहूंगा। मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक कि विकसित भारत का हमारा सामूहिक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है। तेजस्वी का बंगला खाली करने के साथ ही विवाद शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी ने बंगला खाली करने से पहले कई महंगे सामान वहां से निकाल लिए हैं। बिहार में अब डिप्टी सीएम के सरकारी बंगले को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सरकारी बंगला खाली किया तो यहां का सामान भी साथ लेकर चले गए। बिहार बीजेपी मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल के तेजस्वी पर गंभीर आरोप लगाने के बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। पटना के 5 देश रत्न मार्ग पर स्थित सरकारी आवास में पिछले कुछ समय तक पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रह रहे थे। ये आवास तेजस्वी को डिप्टी सीएम की हैसियत से मिला था।
वो डिप्टी सीएम काफी समय से नहीं है, तो संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से तेजस्वी यादव का आवास खाली करवा दिया गया है। बीजेपी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि सरकारी आवास से काफी सारा सामान गायब है। तेजस्वी यादव जी के द्वारा जब सरकारी बंगला खाली किया गया तो सरकारी संपत्ति को भी ले जाया गया। वॉश बेसिन को पूरी तरह से उखाड़ के ले जाया गया है, उसकी जो टोटी होती है उसको उखाड़ के ले जाया गया है, एयर कंडीशंस को ले जाया गया। यहाँ पे एक बैडमिंटन कोर्ट हुआ करता था, उस कोर्ट के पूरे जो मैट होते हैं उस मैट को रिमूव कर लिया गया, उखाड़ लिया गया है। जो वॉशरूम थे, वॉशरूम के अंदर से जो हैंडल्स होते हैं, टोटी होते हैं, उनको उखाड़ लिया गया है। महंगे जो सोफे थे उसको ले जाया गया है यहाँ से। बीजेपी का आरोप है कि तेजस्वी यादव ने जो आवास खाली किया है उसमें से पलंग, सोफा, नल, टब समेत कई सामान गायब है। तेजस्वी यादव जी का ये चरित्र ही रहा है। उनके माता पिता का भी यही हाल था। जब बंगला खाली करते थे उसमें से सारा सामान उठा के लेके चले जाते थे। इसलिए कोई नई घटना नहीं घटी है, वो केवल अपने पारिवारिक कर्तव्यों का अनुसरण कर रहे हैं। बीजेपी के आरोपों के बाद पूर्व मंत्री और जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने तेजस्वी से सवाल किया है कि पद से हटने के इतने दिनों बाद उन्होंने बंगला खाली क्यों किया। इतने लंबे अरसे के बाद उसको खाली किया जाना ही यह घोर चिंता का विषय है। और जिस ढंग के आरोप लग रहे हैं, जिनको मकान आवंटित हुआ उनके कर्मी आरोप लगा रहे हैं कि माननीय तेजस्वी यादव के जो भी उनके अधीनस्थ काम करने वाले हैं उन लोगों ने पुराना एसी लगा दिया, नया एसी खोल करके। बीजेपी जल्द ही भवन निर्माण विभाग की तरफ से दी गई सामानों की लिस्ट जारी करने की बात कह रही है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने इस आवास को खाली किया है। तेजस्वी के खाली किए गए सरकारी आवास में वर्तमान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के शिफ्ट होने की तैयारी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गुजरात के कच्छ जिले के गांधीधाम शहर के पास नदी क्षेत्र से 12 किलोग्राम कोकीन के 10 पैकेट बरामद किए गए हैं। इन पैकेट की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 120 करोड़ रुपए आंकी गई है। कच्छ के पुलिस अधीक्षक सागर वाघमार ने कहा है कि पुलिस की शुरुआती जांच से पता चलता है कि तस्करों ने गिरफ्तारी के डर से बचने के लिए मादक पदार्थ को नदी के किनारे छिपाया है। सूचना के आधार पे गांधीधाम के खाड़ी रोड विस्तार में एक जो पोस्ट का विस्तार है, वहाँ पे शंकास्पद जो चीज़ थी उस आधार पे पुलिस द्वारा उस जगह की सर्च हुई और उस सर्च में जो है पुलिस को ड्रग्स के शंकास्पद पैकेट मिले, जो प्राथमिक तौर पे कोकेन हुआ जानता मिलता है। और ये जो सीजर हुआ है जिसमें लगभग 10 पैकेट हैं और जिसकी वेट जो है वो 12 किलो जितना है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत जो है वो 120 करोड़ है। और वहीं देश की स्टार जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने सोमवार को संन्यास का ऐलान कर दिया। दीपा ने रियो ओलंपिक 2016 में दमदार प्रदर्शन किया था, लेकिन वो चौथे नंबर पर रहकर मेडल जीतने से चूक गई थी। दीपा ओलंपिक में शिरकत करने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्ट बनी थी। दीपा रियो ओलंपिक की वॉल्ट स्पर्धा में सिर्फ 0.15 अंक से कांस्य पदक जीतने से चूक गई थी। जिम्नास्टिक की दुनिया का जाना माना नाम दीपा कर्माकर ने अपने एक पोस्ट से सोमवार को सभी को चौंका दिया। दरअसल इस बेहतरीन जिम्नास्ट ने जिम्नास्टिक के खेल को अलविदा कह दिया है। दीपा ओलंपिक में शिरकत करने वाली देश की पहली जिम्नास्ट बनी। इस जिम्नास्ट ने रियो ओलंपिक की वर्ल्ड स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहते हुए इतिहास रचा और सिर्फ 0.15 अंक से कांस्य पदक से चूक गईं। दीपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा, बहुत सोच विचार और चिंतन के बाद मैंने प्रतिस्पर्धी जिम्नास्टिक से संन्यास लेने का फैसला किया है। ये आसान फैसला नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सही समय है। जब से मुझे याद है तब से जिम्नास्टिक मेरे जीवन का केंद्र रहा है और मैं उतार चढ़ाव और बीच के हर लम्हे के लिए आभारी हूँ। दीपा कर्माकर की उपलब्धियों पर नजर डालें तो यहाँ एक लंबी फहरिस्त नजर आती है, लेकिन फिर भी उनकी कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जो हरदम जहन में तरोताजा रहेंगी। दीपा ने साल 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक हासिल किया तो 2015 एशियन चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक जीता। दीपा ने साल 2018 के विश्व कप में गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि 2024 एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की। दीपा की ये उपलब्धियां ऐसी रहीं जिसे भुलाया नहीं जा सकता।
लेकिन इस सबसे बढ़कर रियो ओलंपिक में उनका प्रदर्शन अब तक हर भारतीय की जुबां पर है। यकीनी तौर पर दीपा की ये सफलताएं इस खेल में भविष्य देख रहे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगी, जो देश की झोली में दीपा जैसे प्रतिभावान खिलाड़ी देते रहेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और लेबनान पर इजराइल की ओर से लगातार भीषण हमले किए जा रहे हैं। एक बार फिर दक्षिण लेबनान पर इजराइल ने बड़ा हमला किया है, जिसमें 10 दमकल कर्मियों की मौत हो गई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमले के बाद कहा है कि मलबे के नीचे और लोग दबे हुए हैं। मंत्रालय ने मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई है। और आइए अब चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ, और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। इजराइल हमास संघर्ष के 1 साल पूरे होने पर देश भर में इजरायलियों ने सायरन बजाया और 1 मिनट का मौन रखा। 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले में लगभग 1200 लोग मारे गए और 250 लोगों को बंधक बना लिया गया। 1 साल बाद भी गाजा पट्टी में 101 बंधकों को हमास ने बंदी बना रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि संघर्ष के इस वर्ष के दौरान बहुत से नागरिकों को बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान के कराची शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास हुए विस्फोट में 2 चीनी नागरिकों की मौत हो गई और 10 अन्य लोग घायल हो गए। कई अन्य पाकिस्तानियों के मारे जाने की खबर है। वहीं पाकिस्तान के अलगाववादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी ने विस्फोट की जिम्मेदारी ली है। बोस्निया में भारी बारिश और बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाई है, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है और कई लोग लापता हो गए हैं। वहीं बोस्निया में आए बाढ़ से कई घर बह गए और तबाह हो गए। यूक्रेन ने इस बात पर जोर दिया है कि वह रूस के साथ गैस पारगमन समझौते की समाप्ति के बाद उसका विस्तार नहीं करेगा। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने क्रीमिया में रूस के अहम तेल टर्मिनल को निशाना बनाया है, जहां से रूसी सेना को युद्ध में तेल की आपूर्ति की जाती है। फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन में 2024 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। इस साल का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में योगदान के लिए दिया गया है। तूफान मिल्टन श्रेणी 4 तूफान के रूप में तब्दील हो गया है और फ्लोरिडा पर इसका खतरा मंडरा रहा है। तूफान के मद्देनजर फ्लोरिडा में प्रशासन ने तटवर्ती क्षेत्रों को खाली करने का आदेश जारी किया है।